आप लोगों ने अभी तक जितने भी कंसेप्ट सीखे हैं उसमें टाइम पीरियड निकालना होता है, ठीक है। तो आज मैं कुछ मिक्स प्रॉब्लम्स आपको कराऊंगा। कल आप लोगों को मैंने जो कराया था उसमें रोलिंग मोशन विद एसएचएम कराया था, रोटेशनल मोशन विद एसएचएम कराया था, जिसमें पुली स्प्रिंगर ब्लॉक के प्रॉब्लम्स थे, ठीक है। उसके बाद में जो आज हम लोग बात करेंगे तो मिक्स प्रॉब्लम्स की बात करते हैं, है ना। और उसके बाद में हम लोग डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन सीखेंगे। जेई मेंस में रिलेटेड है लास्ट ईयर, लेकिन 2025 में हो सकता है कि आ जाए मेंस में, लेकिन एडवांस में है। ऐसे भी छोटा सा पार्ट है, आपको वो कराकर आज का एसएचएम ख़त्म करते हैं, फिर उसके बाद में अपन वेव्स शुरू करेंगे, ठीक है। तो कुल मिलाकर एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है ना। अब ये मिक्स प्रॉब्लम से बेटा, तो इसको ध्यान से समझो, है ना। ट्राई करो, ट्राई करने पर आपको बेसिक कंसेप्ट अगर लगाते जाओगे तो प्रॉब्लम इजीली हो जाएंगे। ओके, ये दो फिक्स्ड व्हील्स हैं, ओके, दो फिक्स व्हील्स हैं। ये एक प्लैंक है, मास एम है, ओके, और इसके यहाँ से यहाँ तक के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2L, यानी दो व्हील्स के सेंटर्स के बीच की डिस्टेंस क्या है 2L। आया समझ में। अब उसके बाद में यहाँ पर व्हील्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी से घूम रहे हैं। यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन व्हील एंड प्लैंक क्या है, म्यू है। जब ये प्लैंक सिमेट्रिकली रखा है तो यहाँ पर इक्विलिब्रियम में रहता है। आया समझ में। लेकिन अगर हम प्लैंक को थोड़ा सा डिस्टर्ब यानी ऐसा हल्का सा इधर खसका कर छोड़ देते हैं तो वो वापस आने की कोशिश करता है, वापस आता है। वापस आने के बाद में वो यहाँ पर एसएचएम करता है। आया समझ में। इसको मैं डेमो से बता सकता हूँ कि अगर दो व्हील्स ऐसे ऐसे घूम रहे हैं अपोजिट डायरेक्शन में, ऊपर एक प्लैंक रखा, जब ये प्लैंक सिमेट्रिक रखा होगा का मतलब क्या है कि इसका वेट कहाँ पर होगा, यहाँ पर mg, ये डिस्टेंस क्या होगी l, ये डिस्टेंस क्या होगी l। इस पोजीशन में ये काय में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। अगर मैं इसको थोड़ा सा लिटिल बिट इस पोजीशन से हॉरिजॉन्टली डिस्टर्ब करके छोड़ता हूँ तो ये क्या करता है, एसएचएम करता है। उसका टाइम पीरियड निकालना है, ठीक है। आपको मैं 2 मिनट का टाइम देता हूँ, ट्राई करिए। यहाँ पर बेटा क्या करेंगे हम सॉल्व, देखिए पहले तो हम इस पोजीशन की बात करते हैं। इस पोजीशन में सिमेट्रिक है तो दोनों जगह क्या होगा, नॉर्मल रिएक्शन NN रहेगा, है ना। दोनों जगह नॉर्मल रिएक्शन NN रहेगा। अब नॉर्मल रिएक्शन दोनों जगह NN रहेगा बेटा, लेकिन यहाँ पर इस पॉइंट की टेंडेंसी क्या है, इधर जाने की। तो इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, और इस पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, करेक्ट। इस पॉइंट की टेंडेंसी इधर जाने की है, व्हील पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, और प्लैंक पर फ्रिक्शन फोर्स कहाँ लगेगा, इधर। नॉर्मल रिएक्शन सेम है। FR से क्या करेगा, FR को बैलेंस करेगा, तो ये पोजीशन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। ये पोजीशन इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब उसके बाद में अगर मैं इसको थोड़ा सा डिस्टर्ब करता हूँ, ऐसे तो मुझे इसी में बता देना चाहिए डायग्राम, लेकिन मैं आपको अलग से बता देता हूँ, ठीक है। इसको कॉपी कर सकते हैं ना, ठीक है, लेकिन मैं नहीं कर रहा, वापस से मेहनत करके बना रहा हूँ, ठीक है। मुझे पता है कि अपने अभिनंदन जी जो है वो आके मुझे सिखा सकते हैं। ये व्हील हो गया अभिनंदन, ये दूसरा व्हील हो गया अभिनंदन 2। तूने क्या करा, प्लैंक को खसका दिया बाय x,
तो सेंटर ऑफ मास किधर शिफ्ट हो जाएगा, इधर से इधर, यस और नो। अब बेटा यहाँ पर इधर से एक नॉर्मल रीजन n1 आएगा और इधर से नॉर्मल रीजन कितना आएगा, n2। द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम n1 इज नाउ l minus x. द डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम n2 इज व्हाट, l plus x. Already this is rotating with angular velocity omega, this is rotating with angular velocity omega. This point has relative motion here, तो friction force on the wheel इधर लगेगा and friction force on the plank इधर लगेगा. Now it is not Fr, it will be Fr1. Why? The normal region change हो गया. Same as यहाँ पे friction force इधर लगेगा and you have to कंसीडर द मोशन ऑफ द प्लैंक. तो यहाँ पर फ्रिक्शन फोर्स क्या लगेगा, Fr2 इधर लगेगा. तो अभी Fr1 एंड Fr2 में डेफिनेटली Fr1 बड़ा होगा, तो इसलिए वो बॉडी को वापस से अपनी ओरिजिनल पोजीशन में लाने की कोशिश करेगा. देखो पहले क्या था, सिमेट्रिक था, इक्विलिब्रियम था, नेट फोर्स 0 था, Fr से बैलेंस हो रहा था. अभी क्या हुआ कि Fr1 और Fr2 अनबैलेंस फोर्स लगने लग गए. क्या ये उस प्लैंक को वापस से अपनी पोजीशन पे लाएंगे, हम देखते हैं. लेकिन सबसे पहले अपने को निकालना पड़ेगा n1 एंड n2. n1 एंड n2 के लिए अपने को रोटेशनल मोशन के कंसेप्ट को लगाना पड़ेगा. वी हैव टू फाइंड टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास ऑफ द प्लैंक, है ना, दैट इज 0, क्योंकि ये प्लैंक जो है वो रोटेशनल मोशन नहीं कर रहा है ना, इक्विलिब्रियम में. ठीक है, तो mg इस पे लगने वाले फोर्सेस तो Fr1 Fr2 है, तो उसके कारण कोई टॉर्क नहीं क्रिएट होगा अबाउट सेंटर ऑफ मास. n1 एंड n2 के अबाउट करंट सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क क्रिएट होगा. तो टॉर्क ड्यू टू n1 है ना, वो किसके बराबर होगा, n1 इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस दैट इज l minus x, एंड टॉर्क ड्यू टू n2 दैट इज व्हाट डियरो n2 इंटू l plus x. ओके, डायरेक्शन ऑफ टॉर्क ये वाला फोर्स है. जब ये फोर्स इस प्लैंक पे लगेगा तो सेंटर ऑफ मास को, ये सेंटर ऑफ मास के अबाउट इसको किस डायरेक्शन में घुमाने की कोशिश करेगा, क्लॉकवाइज. आया समझ में. प्लैंक ऐसा है, n1 लगेगा तो कैसा घुमाएगा, ऐसा, और n2 लगेगा तो ये कैसे घुमाएगा, ये r वेक्टर हो गया, ये ऐसा घुमाएगा. तो ये हो गया क्लॉकवाइज और ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज. सिंस इट इज़ इन इक्विलिब्रियम तो नेट टॉर्क 0, यानी क्या आएगा, n1 इंटू l minus x इज इक्वल टू n2 इंटू l plus x. इसके अलावा मुझे नहीं निकालना है n1 एंड n2. द सेकंड इक्वेशन विल बी व्हाट, n1 प्लस n2 इक्वल टू व्हाट, mg. अगर आपको n1 चाहिए तो n1 रहने दो, n2 की वैल्यू रख दो, n1 इंटू l माइनस एक्स अपॉन l प्लस एक्स इज इक्वल टू mg. n1 कॉमन, एलसीएम ले लो मेंटली, l1 प्लस एक्स प्लस l1 माइनस एक्स यानी 2l. तो n1 की वैल्यू क्या आ गई, mg इंटू l प्लस एक्स अपॉन 2l, एंड सेम एज n2 की वैल्यू क्या होगी, mg इंटू l माइनस एक्स अपॉन 2l. गॉट इट. अब ये n1 और n2 आने के बाद में आपको पता है कि एसएचएम कर रहा है, डिस्टर्ब करने के बाद में सारी कायनात क्या करती है, उसको अपनी इक्विलिब्रियम पोजीशन में लाने की कोशिश करती है. नाउ द अनबैलेंस फोर्स या रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा, रीस्टोरिंग फोर्स किसके बराबर होगा बताइए, माइनस ऑफ व्हाट, Fr1 माइनस Fr2. Fr1 इधर लग रहा है, Fr2 इधर लग रहा है, आपने इधर डिस्प्लेस कराया था और ये इसको वापस से लेकर आ रहा है. गॉट इट. तो यहाँ पर Fr इज इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पे आ जाता हूँ मैं, ए में इक्वल टू फ्रिक्शन फोर्स कौन से वाले हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन है. काइनेटिक फ्रिक्शन है तो क्या होगा, म्यू n1 माइनस म्यू n2. तो ये आ जाएगा म्यू n1 माइनस म्यू n2. तो A इज इक्वल टू m का डिवाइड करूँगा मैं, माइनस म्यू कॉमन, mg कॉमन, n1 माइनस n2 में क्या आएगा, 2x अपॉन 2l इंटू m ने m को मारा
मजा आया? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया, एक्सेलरेशन प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होगा तो SHM होगा, एंड म्यू जी अपॉन एल क्या होगा? ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी बाय एल, तो टाइम पीरियड इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ऑफ एल बाय म्यू जी। ठीक है, दिस इज द टाइम पीरियड। ओके, इसको एक बार और करिएगा। ठीक है, अगर 15 दिन के बाद में एक बार और सॉल्व करके आपसे एज इट इज होता है तो फिर आपको दिमाग में फिट हो जाएगा। ठीक है, कॉपी कर लीजिए। अब उसके बाद में अभी मैं और क्वेश्चंस बनाता हूँ, ये भी बहुत सुंदर क्वेश्चन है। ये क्या है? एक कॉनकेव सरफेस, और ये कॉनकेव सरफेस स्फेरिकल है और इसकी रेडियस कितनी है? r। ये कॉनकेव सरफेस है। यहाँ पर इस सरफेस के लिए म्यू क्या है? सफिशिएंट हाई, म्यू सफिशिएंट हाई, तो दिस इज द कॉनकेव सरफेस। ओके, जैसा तुम्हारे घर की एक कंटेनर होता है जिसको हम क्या बोलते हैं? कढ़ाई। वो कढ़ाई में अगर हम एक छोटी सी बॉल को रिलीज करते हैं तो वो रोलिंग मोशन करते हैं, कट 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 ऊपर जाएगी, कट 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 नीचे आएगी, फिर कट 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 ऐसे ऑसिलेशंस करेगी, अगर है ना। तो बेटा यहाँ पर इस कॉनकेव स्फेरिकल सरफेस में अगर मैं ये क्या एक सॉलिड स्फीयर है, कुछ नहीं दिया है, इसका मतलब सॉलिड स्फीयर है, और इसकी रेडियस क्या है? r है, इसकी रेडियस है r, और इसका मास कितना है? m। ओके, अभी ये बॉडी जो है अगर आप यहाँ से रेस से रिलीज करोगे तो ये क्या होगी? रोलिंग मोशन करेगी, जाएगी, नीचे आने पर इसकी एंगुलर वेलोसिटी और लीनियर वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। फिर उसके बाद में यहाँ पर इनर्शिया के कारण ओवरशूट करके इधर जाएगी, वहाँ पर इंस्टेंटेनियसली रेस्ट में आकर फिर वापस से रिटर्न होगी, और इस तरह से ये सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म करेगी फॉर स्मॉल थीटा। फॉर स्मॉल थीटा, थीटा का मतलब क्या है? ये जितने पोजीशन से हमने इसको छोड़ा है वो थीटा है। तो बच्चों यहाँ पर आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन निकालना है इसका। अब यहाँ पर भी आपको मैं 2 मिनट का आराम देता हूँ। एक है डिस्प्लेसमेंट मेथड, यहाँ से डिस्प्लेस कराकर आप नेट फोर्स निकालो और वो नेट फोर्स प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आएगा। दूसरा एनर्जी मेथड से, और तीसरा जो मेथड मैं आपको बता रहा हूँ मैं उसी मेथड से बताऊँगा क्योंकि वो इजी है, और इसको आप ध्यान रखिए क्वेश्चन को, क्योंकि यहाँ पर इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। अगर एक बॉडी है और वो स्फीयर है, सॉलिड स्फीयर, ठीक है, तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होता है? 2/5 mr² इज इक्वल टू एक चीज़ होती है mk², जहाँ पर k क्या कहलाता है? रेडियस ऑफ गायरेशन। तो इससे k²/r² या r²/k² की वैल्यू आपको मिल जाएगी। दूसरी जो मेथड है यहाँ पर जो मैं अभी आपको प्रीफर करूँगा, अब देखिए अगर यहाँ पर ये ऑब्जेक्ट यहाँ से थीटा एंगल बना रहा है, तो इस लाइन के परपेंडिकुलर क्या लाइन हो गई? ये, और इस लाइन के परपेंडिकुलर लाइन क्या हो गई? ये, करेक्ट। तो इन दोनों के बीच में एंगल क्या होगा? थीटा। तो इन दिस केस दिस रोलिंग बॉडी इज इक्विवेलेंट टू द बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन। ओके, बॉडी ऑन एन इंक्लाइन प्लेन आपको मैंने रोटेशनल मोशन में सिखाया था, याद है कि अगर एक बॉडी प्योर रोलिंग मोशन कर रही है, प्योर रोलिंग मोशन कर रही है ऑन एन इंक्लाइन प्लेन, है ना, तो वो बॉडी का लीनियर एक्सेलरेशन a होगा, एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा, और a की वैल्यू आपके जहन में है a इज इक्वल टू g sin थीटा अपॉन 1 प्लस
के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर। आर क्या है? रेडियस ऑफ रोलिंग बॉडी, है ना। ये एक्सेलरेशन आपको पता है, ये अपन ने डिराइव करा है। तो बस यहाँ पर इसका एक्सेलरेशन कितना है दोस्तों? ए, ठीक है, क्योंकि सेम एक्सेलरेशन को निकालने के लिए तरीके क्या होते हैं? वेट का कंपोनेंट और फ्रिक्शन, इनके कारण अपन सिंप्लीफाई करते हैं तो आता है। तो ये चीज़ हमारे बार बार प्रैक्टिस में आती है, तो हमने डायरेक्टली ये चीज़ ले ली। अब ये बॉडी का यहाँ से डिस्प्लेसमेंट कितना है? लेट इट इज x, यानी कि मीन पोजीशन से कितने डिस्टेंस पर है? दिस डिस्टेंस इज व्हाट? x, ठीक है। और स्मॉल थीटा के लिए SHM करता है ना। तो एक्सेलरेशन क्या कर रहा है? x को डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले में क्या लगा सकता हूँ? नेगेटिव, ठीक। तो a इज इक्वल टू क्या होगा? माइनस जी अपॉन 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू साइन थीटा। साइन थीटा होगा ये परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेन्यूस या बेस भी ले सकते हैं उसको। ये डिस्टेंस किसके बराबर होगी? r माइनस आर। तो साइन थीटा इज इक्विवेलेंट टू थीटा, और थीटा इज इक्वल टू क्या होगा? आर्क अपॉन रेडियस यानी x अपॉन r माइनस आर। मजा आ गया? एक्सेलरेशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट आ गया। ये वैल्यूज जो आ गई वो क्या आ गई? ओमेगा स्क्वायर। तो t इज इक्वल टू क्या होगा? 2 पाई अंडर रूट ऑफ क्या होगी? 1 प्लस के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर इंटू आर माइनस आर अपॉन जी। समझ गए? तो दिस इज योर फाइनल आंसर। समझ गए? कॉपी कर लीजिए। अभी सुनिए, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है फाइंड फेज डिफरेंस, है ना। ये फेज डिफरेंस के लिए क्वेश्चन है, और फेज डिफरेंस के क्वेश्चन जो है वो मैंने पहले आपको अगर बताए होंगे तो उसमें मैंने ये कहा था कि आपको आर्ग्यूमेंट यानी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो आर्ग्यूमेंट है उनके बीच में डिफरेंस निकालना, उसको बोलते हैं फेज डिफरेंस, है ना। फेज क्या होता है? फेज इज द फिजिकल क्वांटिटी विच डिस्क्राइब लोकेशन एंड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। मैं पहले क्लासेस में बोल चुका हूँ, ठीक है। अब अगर मान लीजिएगा फेज क्या है? ये वो फिजिकल क्वांटिटी है जो कि क्या बताती है? लोकेशन एंड स्टेट ऑफ वाइब्रेशन, ओके, ऑफ ए वाइब्रेटिंग पार्टिकल। अब इसमें अगर दो अलग अलग SHMs हैं और उनकी फ्रीक्वेंसी या उनके टाइम पीरियड सेम होंगे ना, तो उनके बीच में फेज डिफरेंस क्या होगा? कांस्टेंट होगा। लेकिन अगर उनकी टाइम पीरियड या उनकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है तो फेज डिफरेंस क्या होगा? फंक्शन ऑफ टाइम होगा। फॉर एग्जांपल अगर y1 इक्वल टू क्या है? a1 साइन ओमेगा टी प्लस 37 डिग्री, जानबूझ के 37 डिग्री लिख रहा हूँ, पाई में लिखना चाहिए इसे। और y2 कितना है? a2 साइन ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। और y3 कितना है? a3 कॉस ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3। अब यहाँ पे पाई बाय 3 लिख दिया तो आपको समझ में आ जाना चाहिए। जब मेरे को इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है तो ये इसका फेज है, ये इसका फेज है, उसका डिफरेंस निकालो, उसमें कोई इशू नहीं है। अब डायरेक्ट निकाल दिया, क्यों? क्योंकि ये भी साइन वाला है और ये भी साइन वाला है।
लेकिन अगर मुझे इन दोनों का फेज डिफरेंस निकालना है तो वी हैव टू कन्वर्ट कोसाइन इंटू साइन या साइन इंटू कोसाइन। समझे क्या? आया क्या बेटा समझ में? तो यहाँ पर मेरे को A3 को क्या करना पड़ेगा, कॉस को साइन में कन्वर्ट करने के लिए साइन 90 प्लस थीटा इज कॉस थीटा, तो ये क्या हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2। अब ये भी काय में आ गया साइन में। अब तुझे इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस निकालना है, तो इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस क्या आएगा, फेज डिफरेंस क्या आएगा, इसका फेज है ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3 प्लस पाई बाय 2 माइनस उसका फेज कितना है ओमेगा टी प्लस 37, तो 37 डिग्री। इसको रेडियन में कन्वर्ट कर दीजिए, दोनों के फेस में ओमेगा टी से ओमेगा टी कैंसिल हो जाएगा और आपका आंसर आ जाएगा। तो ये होते हैं इक्वेशन वाले क्वेश्चन जो कि मैंने मटेरियल में आपको दिए हैं, आप लोगों ने सॉल्व भी कर लिए होंगे। और सेम कंसेप्ट जो है बेटा आपको अगला टॉपिक जो है ना वेव्स, उसमें भी आएगा। फेज क्या होता है, फेज एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि एसएचएम करने वाले पार्टिकल की लोकेशन बताता है कि वो कहाँ पर है, मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है, और उसका स्टेट ऑफ वाइब्रेशन बताता है। स्टेट ऑफ वाइब्रेशन का मतलब वो टुवर्ड द मीन पोजीशन जा रहा है या अवे फ्रॉम मीन पोजीशन जा रहा है। ठीक है, तो अभी मुझे यहाँ पर जो क्वेश्चन आपको बना कर देना था वो इतना सिंपल नहीं था, ये तो मैंने जस्ट एक इसेंशियल कंसेप्ट बताया। ठीक है, अभी यहाँ पर सुनिएगा, अगर इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और इसकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 होती तो टी वाला फैक्टर क्या होगा, चेंज नहीं होगा, और चेंज नहीं होगा तो क्या होगा, फेज डिफरेंस फंक्शन ऑफ टाइम है। समझा? तो फेज डिफरेंस इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम कब होता है, जब दोनों ऑसिलेटिंग पार्टिकल्स की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, सेम होती है। और अगर दोनों की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, इसकी से ओमेगा 1 इसकी ओमेगा 2, तो टी वाले फैक्टर्स क्या होंगे, चेंज नहीं होंगे, तब जाकर फेज डिफरेंस क्या होगा, वेरिएबल होगा, इट विल बी द फंक्शन ऑफ टाइम। समझा? अब अगला क्वेश्चन जो है ना, इस टाइप के क्वेश्चंस भी एग्जाम्स में आते हैं, तो इस क्वेश्चन को पूरा इज्जत से समझना, पहले मैं आपको टाइम दूंगा आपको दिमाग लगाने के लिए, फिर सॉल्व करूंगा। अभी क्वेश्चन मेरा आ रहा है, फाइंड फेज डिफरेंस बिटवीन टू particles performing SHM about same mean position, about same mean position, यानी कि दोनों पार्टिकल्स की मीन पोजीशन क्या है, सेम। ये क्या हो गई, दोनों की मीन पोजीशन, दोनों पार्टिकल्स सेम मीन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेशन कर रहे हैं, एक ए से दूसरा इस अबाउट सेम मीन पोजीशन विथ सेम फ्रीक्वेंसी। सेम फ्रीक्वेंसी होगी तो क्या होगा, दोनों का फेज चेंज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा, विथ एम्पलीट्यूड A and 2A। पहले का एम्पलीट्यूड क्या है दोस्त, A है, बट दूसरे का एम्पलीट्यूड क्या है दोस्त, 2A है। समझा? तो एक माइनस A से A के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है, दूसरा माइनस 2A से 2A के बीच में ऑसिलेशन कर रहा है। while they cross each other, they cross each other at a distance a by 2 from mean position। तो ये दोनों मीन पोजीशन से a by 2 डिस्टेंस पे क्रॉस
क्रॉस होने का मतलब जैसे इधर से रणवीर जा रहा है और उधर से दीपिका आ रही, तो ये दोनों का क्या हुआ, आया समझ में, आनंदी क्रॉस हो, समझी। तो आप करिए, क्वेश्चन मेरी तरह से डिलीवर हो चुका है। जब दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं तो हमारे को दोनों मेथड से सीखना ज़रूरी नहीं है। मैं एक मेथड के लिए आपको हिंट देता हूँ और दूसरी मेथड में आपको सॉल्व करके बताऊँगा जो ज़्यादा वजूद रखती है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आपको फेज डिफरेंस निकालना है, क्वेश्चन में दिया कि एक का एम्पलीट्यूड ए है, एक का एम्पलीट्यूड 2 है ना। तो एक की इक्वेशन हमने ले ली यहाँ पर, y1 इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस 5। दूसरे की इक्वेशन हमने ले ली y2 इक्वल टू 2a साइन ओमेगा टी प्लस 5 है ना। तो y1 एंड y2 आ गए। अब मेरा आंसर जो है वो क्या होगा, इस फेस में से इस फेस को माइनस करूंगा या इसमें से उसको माइनस करूंगा, एक ही बात है। तो आंसर विल बी 5 माइनस 5 और 5 एंड 5 आर द इनिशियल फेज। और इनिशियल फेज का मतलब है t इक्वल टू 0 जो फेज आता है वो, इसको हम इपोक भी कहते हैं, इनिशियल फेज। एट t इक्वल टू 0 जो फेज होता है वो, है ना। तो सभी क्रांतियों की शुरुआत कहाँ से होती है, इनिशियल फेज, है ना। एनीवे, अब ये 5 निकालना है, तो आप यहाँ पर 5 निकालने के लिए t इक्वल टू 0 पर मान लेते हैं पार्टिकल कहाँ पर है बेटा, a/2 पर। a साइन बताओ 5 क्योंकि t इक्वल टू 0 है। पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है, a/2 पर। ये a ने a को मारा, 1/2 आया और 1/2 हमारा रोज आने वाली चीज़ है, तो साइन π/6, तो 5/1 π/6 आ गया। अब 5/2 निकालना है, तो यहाँ पे तुम्हें इस मेथड में थोड़ा सा प्रैक्टिस करोगे ना तब जाकर हो पाएगा। और मुझे ये मेथड से बेटर दूसरी मेथड लगती है, तो मैं उस मेथड से समझा रहा हूँ आगे का काम। क्योंकि मैंने बोला अब तुम 5/2 निकालो यार, y की जगह क्या रखोगे, a/2 2a साइन वगैरह, लेकिन यहाँ पे गड़बड़ होगी। तो बच्चों आपको मैंने एक चीज़ सिखाई थी कि जब पार्टिकल SHM करता है तो दैट मोशन इज इक्विवेलेंट टू व्हाट, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, है ना। एंड इट्स प्रोजेक्शन ऑन एनी वन ऑफ डायमीटर इज इक्विवेलेंट टू SHM, समझे। तो इस पार्टिकल का मतलब क्या होगा कि ये पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है ना, इन ए सर्कल ऑफ रेडियस व्हाट a। ओके, ये क्रॉस कर रहे हैं। क्रॉस करने का मतलब इधर से रणवीर, इधर से, है ना, ये दोनों क्रॉस कर रहे हैं। इसका मतलब ये मीन पोजीशन से इधर जा रहा है और ये मीन पोजीशन से यहाँ पर जाकर फिर रिटर्न हो रहा है टुवर्ड्स द मीन पोजीशन। आया समझ। इस क्वेश्चन में ओवरटेकिंग का भी क्वेश्चन बनाया जा सकता है, तो फिर दोनों क्या होंगे, सेम डायरेक्शन में जाकर एक दूसरे को ओवरटेक करेगा। अभी हमारा इसका फेज निकालना है, किसका बेटा, इसका फेज निकालना है, इनिशियल फेज। तो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है, इसका प्रोजेक्शन ऑन y एक्सिस निकालूंगा। तो प्रोजेक्शन करते करते पार्टिकल कहाँ पर है, यहाँ पर, और इसका प्रोजेक्शन कहाँ आएगा, ये डिस्टेंस क्या होगी, a/2, और ये डिस्टेंस क्या होगी, a। दूसरा पार्टिकल भी उसी को सेंटर मानकर सर्कुलर मोशन कर रहा है, जिसकी रेडियस कितनी है, 2a है। एंड पार्टिकल की लोकेशन कहाँ है, इसकी रेडियस क्या है दूसरे वाले की, 2a। और पार्टिकल की सर्कुलर मोशन में इंस्टेंटेनियस लोकेशन कहाँ है, यहाँ पर। बिकॉज ये पार्टिकल जब ऐसे घूम रहा है, ये वाला पार्टिकल ऐसे घूम रहा है, ठीक है, तो इसका फेस क्या कहलाएगा, ये वाला एंगल कहलाएगा 5/1। ओके, किसका, फर्स्ट पार्टिकल का।
अगर मुझे φ1 निकालना है तो यहाँ पर परपेंडिकुलर क्या होगा, साइन ऑफ φ1 इक्वल टू क्या होगा, ये एंगल है φ1, परपेंडिकुलर क्या आ गया, बेस क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज क्या हो गया a, तो φ1 कितना आएगा π/6। दूसरे वाले पार्टिकल का फेस, तो दूसरा वाला पार्टिकल यहाँ पर है, यानी कि वो यहाँ से यहाँ तक इस पोजीशन को डिस्क्राइब करना है, तो उसका जो फेज आएगा ना बेटा वो क्या आएगा, ये पूरा एंगल आएगा। और ये पूरा एंगल निकालने के लिए आप ये वाला एंगल निकालो, लेट दिस एंगल इज बीटा, और ये एंगल निकालना है तो क्या होगा, साइन बीटा इक्वल टू क्या होगा, a/2 अपॉन 2a। तो बीटा इक्वल टू क्या आएगा बेटा, साइन इनवर्स 1/4। ये वाले पार्टिकल का फेस φ2 विल बी इक्वल टू व्हाट, दिस एंगल इज φ2, और φ2 क्या होगा पता है, 180 माइनस बीटा, यानी पाई माइनस साइन इनवर्स 1/4। और आपका फाइनल आंसर इज व्हाट, इट इज φ2 माइनस 5। समझ गए, एंड φ2 माइनस φ1 इन्हें पाई माइनस π/6, यानी कितना 5π/6 माइनस साइन इनवर्स 1/4 इज द अल्टीमेट आंसर। ओके, कॉपी कर लीजिए। अब इसके बाद में आगे के हैं डैम्प्ड ऑसिलेशन एंड फोर्स ऑसिलेशन। ये वो टॉपिक्स हैं जिनको हम बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन पहला एक काम करो, इसेंशियली चाहे नीट के बच्चे हो या जेई के बच्चे हो, आप अभी जो मैं बता रहा हूँ ना उसको रटना पड़ेगा, है ना, क्योंकि इसके एक्सप्लेनेशन के लिए क्या होता है कि सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना पड़ती है, और उसके लिए आपको 3-4 मेथड्स बताते हैं, तब जाकर वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व होती है। यहाँ पर मैं हर चीज़ का डेरिवेशन देकर आंसर निकाल सकता हूँ, लेकिन मैं आपको फटाफट उसको समझाना चाहता हूँ। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ किस ऑसिलेशन की मित्रों, डैम्प्ड ऑसिलेशन। डैम्प्ड ऑसिलेशन, डैम्प्ड ऑसिलेशन अभी तक हम लोग एसएचएम में इज्जत से पढ़ रहे थे इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, है ना। तो अभी तक हमारा एसएचएम चल रहा था कैसा, इन द एब्सेंस ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स, that means dissipative force, that means dissipative force। अब हम अगर फ्रिक्शनल फोर्स, विस्कस फोर्स, डिसिपेटिव फोर्स, इन फोर्सेस को भी कंसीडर करेंगे और एसएचएम को समझना चाहेंगे, ऑसिलेशन को समझना चाहेंगे, तो क्या होगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर एक पेंडुलम जो है वो ऑसिलेशन कर रहा है ना, हम अभी तक ये समझे थे कि यहाँ पर एयर फ्रिक्शन नहीं, तो वो ऑसिलेशन करता रहेगा, टंग डंग 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 डंग, है ना। लेकिन होता ऐसा नहीं है रियलिस्टिक वे में। होता क्या है कि ऑसिलेशन धीरे 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 एम्पलीट्यूड क्या होता है, कम होता है, और वो अपनी मीन पोजीशन पर आकर रुक जाता है। अभी तक हम लोग क्या कर रहे थे कि एक प्लैंक पर स्प्रिंग से ब्लॉक को अटैच करते थे और फ्रिक्शन की एब्सेंस में ऑसिलेशंस करते थे, तो एम्पलीट्यूड ए आता था। लेकिन अगर ड्यू टू फ्रिक्शन जो है वो मोशन होता है, तो क्या होता है, ब्लॉक रुक जाता है। एक क्वेश्चन इसका मैंने आपको वर्क एनर्जी पावर में कराया था कि 10वें ऑसिलेशन के बाद 10वीं बार जब वो रुकेगा तो मीन पोजीशन से कितनी डिस्टेंस पर है। तो यहाँ पर अभी आपको क्या सीखना है, डैम्प्ड ऑसिलेशन का मतलब क्या, ऑसिलेशन अंडर फ्रिक्शनल फोर्स अंडर डिसिपेटिव फोर्स। ओके, अब यहाँ पर अगर मैं एक मॉडल लेता हूँ कि
जो फ्रिक्शनल फोर्स है, विस्कस फोर्स है, ये मोस्टली प्रोपोर्शनल टू क्या होते हैं, वेलोसिटी, है ना, एंड डायरेक्टेड अपोजिट टू मोशन होते हैं। विस्कस फोर्स क्या होते हैं, वेलोसिटी के प्रोपोर्शनल होते हैं ज़्यादातर मॉडल्स में, और मोशन के अपोजिट इनका डायरेक्शन रखता है इस फोर्स का। तो अब हम यहाँ पर, अभी तक का मॉडल क्या होता था, यहाँ पर m इंटू d2x बाय dt स्क्वायर इक्वल टू क्या आया था, माइनस के एक्स, जहाँ पर k क्या कहलाता है, फोर्स कांस्टेंट, है ना। अपार्ट फ्रॉम दिस फोर्स एक और फोर्स लग रहा है बेटा, और वो कौन सा लग रहा है, bv, क्योंकि ये फ्रिक्शनल फोर्स लग रहा है वो किसके बराबर है, प्रोपोर्शनल है वेलोसिटी के। तो यहाँ पर ये जो विस्कस फोर्स है ये प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी है, और अगर मैं इसमें प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाता हूँ तो माइनस बी इंटू वी आता है, जहाँ पर बी को हम क्या बोलते हैं, डैम्प्ड कांस्टेंट बोलते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया मेरा, m इंटू d2x बाई dt स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस बी वी इक्वल टू 0, मीन्स d2x बाई dt स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू dx बाई dt, दैट मीन्स v प्लस kx इक्वल टू 0, kx by m इक्वल टू 0. It is called differential equation of second order. आप लोगों को डिफरेंशियल इक्वेशन एक टॉपिक है मैथ्स में, 12th में आता है, और वो डिफरेंशियल इक्वेशन इज व्हाट, लास्ट पार्ट ऑफ कैलकुलस, है ना। मैथ्स में जो लास्ट पार्ट ऑफ द कैलकुलस है उसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत फिजिक्स में पड़ती है, और ये भी क्या है, ये 12th के सिलेबस में नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ वन ऑर्डर है, ये क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ सेकंड ऑर्डर है। बीएससी सेकंड ईयर में इसकी लगभग 40 मेथड्स थी इसको सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अलग अलग सिचुएशन में अलग अलग तरीके से सॉल्व किया जाता है। तो आपको मैं इसको सॉल्व करके बता सकता हूँ, लेकिन मैंने कहा कि बताने के बाद में भी क्या होगा, आपको फाइनल आंसर ही याद रखना पड़ेगा। तो मैं आपको यहाँ पर उसमें नहीं जाता हूँ, मैं नॉर्मली हर क्लासेस में सिखाता हूँ, ठीक है, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं। बट चूँकि ये अब आईआईटी वालों ने भी क्या करा है, मेन से हटा दिया है ना, तो इसलिए अपन डायरेक्ट आंसर्स की बात करते हैं। तो ये है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, समझने की कोशिश करो, क्योंकि चीज़ जो ऐसी होती है जो कम यूज़ होती है ना, तो उसको उसी टाइम इतना प्यार से समझेंगे कि बाद में अपन दिमाग में फिट हो जाए, बाद में और कम पढ़ने की ज़रूरत पड़े। अब कुल मिलाकर यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन है इसमें ऑसिलेशन जो है वो डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ बी, यानी साइज ऑफ बी पर। तो यहाँ पर ऑसिलेशन डिपेंड्स अपॉन साइज ऑफ बी, बी को बोलते हैं डैम्प्ड कांस्टेंट, समझा। इसमें पहली केस आती है अगर b वेरी स्मॉल होता है, अगर b क्या होता है, बहुत छोटा होता है, और b/2m इज लेस देन ओमेगा नॉट। ओमेगा नॉट क्या होती है, इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, जो कि क्या होती है, √k/m। ओमेगा नॉट किसके बराबर होता है, √k/m। तो अगर b/2m लेस देन क्या होगा, ओमेगा नॉट होगा, ठीक है। तो इस ऑसिलेशन को बोलते हैं अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन।
इस ऑसिलेशन को क्या बोलते हैं? अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन, ठीक है। और इस समय यहाँ पर जैसे अगर b 0 होगा तो इसकी इक्वेशन क्या होती है? a sin ओमेगा टी या a sin ओमेगा नॉट टी। ओमेगा नॉट टी क्या? उसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी, ठीक है। अभी यहाँ पर इसका जो सॉल्यूशन आता है, इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन, जब b की वैल्यू क्या होती है? स्मॉल होती है, तो यहाँ पे सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन, म्हणजे इस इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है वो क्या आता है? x इज इक्वल टू a इज द एम्पलीट्यूड, e टू द पावर माइनस bt बाई 2m इंटू कॉस ओमेगा t प्लस फाइव, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या होगी? अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b बाय 2m का स्क्वायर। ये होगी किसकी वैल्यू? ओमेगा की वैल्यू, ठीक है। तो ये जो सॉल्यूशन आया है, ये सॉल्यूशन से हमें दो रिजल्ट्स निकलते हैं। पहला रिजल्ट है देखो, अगर मैं यहाँ पर b की वैल्यू को 0 रखूँगा तो a e टू द पावर 0 हो जाएगा, कॉस ओमेगा की जगह क्या आ जाएगा? ओमेगा नॉट आ जाएगा। तो जो फ्रीक्वेंसी एक अनडैम्प्ड ऑसिलेशंस की होती है वैसी आ जाएगी। अगर b की वैल्यू क्या रखी मैंने? 0 रखा, तो वह ऑसिलेशन क्या होगा बेटा? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। वो ऑसिलेशन क्या होगा बेटा? अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। गॉट इट? लेकिन अगर हमारी b की वैल्यू क्या है? नॉन जीरो है, बट b बाई 2m क्या है? लेस देन ओमेगा नॉट है। तो यहाँ पर दो ऑसिलेशंस आते हैं, एक b वेरी स्मॉल के लिए है ना, और b वेरी स्मॉल होता है ना, तो ये ऑसिलेशन ऐसा आता है। और यहाँ पर ये देखो, ये पीक्स को अगर ज्वाइन करते हैं तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड आएगा। रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड की वैल्यू होती है a e टू द पावर माइनस bt बाई 2m, यानी यहाँ पर एम्पलीट्यूड फॉल्स एक्सपोनेंशियली। एम्पलीट्यूड क्या होता है? एक्सपोनेंशियली गिरता है। कब का है ये? अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन का है। अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन में b अगर लार्ज है बट b बाई 2m इज लेस देन ओमेगा नॉट। b बाई 2m इज लेस देन ओमेगा नॉट। तो उस केस में क्या होता है कि एम्पलीट्यूड जो है वो क्या होगा? रैपिडली फॉल हो जाता है ना। तो ये भी, ये दोनों क्या है? अंडर डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस केस में जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो क्या थी? d2x बाय dt स्क्वायर प्लस b बाय m इंटू v यानी dx बाई dt प्लस k बाय m इंटू x। और इसका सॉल्यूशन क्या आया था? x इज इक्वल टू a e टू द पावर bt बाई 2m इंटू कॉस ओमेगा t प्लस 5, जहाँ पर ओमेगा की वैल्यू क्या थी? अंडर रूट ऑफ ओमेगा नॉट का स्क्वायर माइनस b बाई 2m का स्क्वायर, ठीक है। अब सुनिए, दूसरा अंडर डैम्प हो गया। अब उसके बाद में आता है ओवर डैम्प्ड। ओवर डैम्प ऑसिलेशन में क्या होता है कि b की वैल्यू क्या होती है? लार्ज होती है। पिछला वाला लार्ज जो था वो लास्ट था, लेकिन वो क्या था? b बाई 2m लेस देन ओमेगा नॉट था। लेकिन अब b की वैल्यू इतनी ज़्यादा हो गई कि b बाई 2m क्या हो गया? ग्रेटर देन ओमेगा नॉट। और उस केस में सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या आती है? x इज इक्वल टू
ए ई टू द पावर ओमेगा डैश टी प्लस बी ई टू द पावर माइनस ओमेगा डैश टी इंटू ई टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m। ये सॉल्यूशन है। ये किसका सॉल्यूशन है? वो इक्वेशन मैंने कहा था, हमने 40 मेथड जो है वो सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन की कब सीखी थी? सेकंड ईयर में। ओके, और हमारी एग्ज़ाम में आती थी उसकी आधी मेथड। लेकिन क्या करते थे कि एग्ज़ाम के टाइम मैं और मेरा एक दोस्त महेश, हम दोनों बैठते थे, वो एक मेथड समझता था, मैं एक समझता था, दोनों एक दूसरे को एक्सप्लेन करते थे। यानी कॉलेज में एग्ज़ाम देने जाते, पता पड़ता कि यार आधी तो अपन ने ज़बरदस्ती सॉल्व कर ली है ना, वो तो कोर्स में है ही नहीं, क्योंकि जो सीखा है वही आने वाला है। अभी बेटा यहाँ पर ये इसका सोल्यूशन है। द वैल्यू ऑफ ओमेगा डैश इज व्हाट? अंडर रूट ऑफ b बाई 2m का होल स्क्वायर माइनस ओमेगा नॉट का स्क्वायर। ओके, और इसके लिए जो ग्राफ आता है ओवरडैम्प्ड के लिए, ये क्या है? x वर्सेस t का ग्राफ है ना। इसके पहले वाले ग्राफ में एम्पलीट्यूड वर्सेस t के ग्राफ में, x वर्सेस t के ग्राफ में ये ग्राफ कैसे आए थे? ये एक्सपोनेंशियली फॉल हुए थे, इसमें और ज़्यादा रैपिडली फॉल हुए थे। अभी यहाँ पर ओवरडैम्प्ड है, तो ओवरडैम्प्ड में एम्पलीट्यूड जो है वो ऐसे फॉल होगा। इट टेक्स वेरी लार्ज टाइम, यानी एक बार तूने इसको मीन पोजीशन से डिस्टर्ब करके छोड़ दिया तो वो आएगा बहुत धीरे धीरे आकर मीन पोजीशन आया समझ, और आकर फिर शांतता से बैठ जाएगा। क्यों? क्योंकि डैम्ड यानी डैम कॉन्सेंट यानी बी क्या है? बहुत ज़्यादा है। बी ज़्यादा है यानी क्या है? अपोजिशन क्या है? ज़्यादा है। अपोजिशन ज़्यादा है तो क्या होगा? एक्सट्रीम पोजीशन पे ऐसे भी साले की वेलोसिटी क्या होती है? कम होती है, धीरे धीरे आएगा और आके मीन पोजीशन पे थांबा हो जाएगा, है ना। अब उसके बाद में नेक्स्ट आता है क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। क्या आता है? क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। तो इन क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन पुत्र b/2m इजिकल टू ओमेगा नॉट होता है, हाँ, है ना। ओमेगा नॉट इजिकल टू झोपड़ी के अंदर k/m, इसको क्या बोलते हैं? क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। इस समय डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होता है? डिफरेंशियल इक्वेशन तो याद है ना मेरे बच्चों, d2x/dt² प्लस bv/m प्लस k/m इंटू x इक्वल टू 0। इस डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन जो आता है वो आता है x इजिकल टू सी टी प्लस डी। जैसे पिछली बार क्या था? a e टू द पावर ओमेगा डैश t प्लस b e टू द पावर माइनस ओमेगा डैश t, और वहाँ पर a और b जो कांस्टेंट थे ना वो ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे और उसकी वेलोसिटी पे डिपेंड करते हैं। वैसे यहाँ पर ये जो c एंड d कांस्टेंट है ना वो भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? ऑब्जेक्ट की इनिशियल पोजीशन पे, कि ऑब्जेक्ट कहाँ पर, उस पर डिपेंड करते हैं। तो यहाँ पर सी टी प्लस डी है ना इंटू ए ई टू द पावर माइनस बी टी बाय 2m, ये इसका सॉल्यूशन है। और इसमें अगर हम इसका x वर्सेस t का ग्राफ प्लॉट करते हैं, पार्टिकल कहाँ पर है? इनिशियली एक्सट्रीम पोजीशन पर है, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है, और उसके बाद में ये खट्टाक से
इसका ग्राफ ऐसा आता है, यानी एम्पलीट्यूड क्या होगा, रैपिडली फॉल होकर जीरो हो जाएगा और उसके बाद में वो मीन पोजीशन पर है। इसका यूज जो है वो डोर्स में किया जाता है। जैसे आप मूवी देखते होंगे सिंघम, है ना, तो उसमें क्या होता है, जो भी पुलिस स्टेशन होता है उसमें जो डोर होता है ना, वो डोर साला ऊपरी माला भी नहीं होती और निचली माला भी नहीं होती, बीच का ही डोर होता है, ठीक है। और वो डोर के साथ में एक ऑसिलेटर, डैम्प्ड ऑसिलेटर कनेक्टेड करा दिया जाता है ना। वहाँ पर आता है कोई व्यक्ति, उसका पहले सिर्फ शूज़ दिखाया जाता है वाइट कलर का, फिर उसकी वाइट पैंट दिखाई जाती है, ऐसे करते करते उसको थोड़ा सा पावरफुल बनाया जाता है। वो डोर को वो मारता है जोर से, है ना, और फिर उसके बाद में डोर के खट 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 ऐसे दिखाए जाते हैं, वो तब जाकर वो अंदर जाकर कुर्सी पे बैठता है, जो उसकी नहीं होती, ठीक है। लेकिन वो जो डोर है ना, उसमें जैसे ही आप ऐसे मीन पोजीशन से उसको डिस्टर्ब करोगे ना, तो वो खटाक से आकर वहाँ पर रुक जाना चाहिए। जैसे हम डोर्स में एक इंस्ट्रूमेंट लगाते, वो इंस्ट्रूमेंट का काम क्या होता है पता है, कि जैसे ही हम लोग डोर को ओपन करा उसके बाद छोड़ दिया, तो छोड़ने के बाद में वो खटाक से अपनी मीन पोजीशन पर आने वाला होता है और उसके बाद में फिर धीरे धीरे आता है ताकि कम लगे। तो ये कहलाता है क्रिटिकल डैम्प्ड ऑसिलेशन। इसे कॉपी कर लीजिए और कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए।